क्वांटम कोचिंग क्लासेज में आपका स्वागत है। मैंने लास्ट टाइम जो फर्स्ट चैप्टर है उसकी कुछ रिएक्शनें बता दी। अब आज मैं जो शेष जो बची हुई रिएक्शन है उनके बारे में चर्चा करूँगा। तो लास्ट टाइम मैंने संयोजन अभिक्रिया वियोजन अभिक्रिया के बारे में चर्चा की। जो संयोजन अभिक्रिया होती है वो क्या है कि दो या दो से अधिक विकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। और वियोजन अभिक्रिया क्या है कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण करते हैं उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। जब संयोजन अभिक्रिया संपन्न होती है उसी समय क्या होता है कि ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। तो उस समय अपने को क्या करना है, जब संयोजन अभिक्रिया होगी या वियोजन अभिक्रिया होगी, जब वियोजन अभिक्रिया होगी तो अपने को ऊष्मा या ऊर्जा उसको देनी पड़ेगी। तो उसी आधार पे अपने को क्या करना है कि संयोजन अभिक्रिया के बारे में कि जब संयोजन अभिक्रिया संपन्न हुई थी तो अपने को क्या करना है कि जब संयोजन अभिक्रिया संपन्न हुई तो उसमें ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। तो ये थोड़ा सा अपने को दो रिएक्शन पढ़ेंगे कि संयोजन उष्मा सेपी अभिक्रिया और उष्मा शोषी अभिक्रिया। तो आज अपन उष्मा सेपी और उष्मा शोषी के बारे में चर्चा करेंगे। तो जो अपना रिएक्शन है उष्मा सेपी रिएक्शन, अब इस उष्मा सेपी जो रिएक्शन है उसके बारे में बात करते हैं। तो वह रासायनिक अभिक्रिया जो उष्मा का उत्सर्जन करती है उसे उष्मा सेपी अभिक्रिया कहते हैं। तो हमने जब देखा था कि जितनी भी संयोजन अभिक्रियाएं थी उसमें ऊर्जा का उत्सर्जन होता है, मतलब ऊर्जा का निकलना होता है। तो मैंने उस टाइम सबसे पहले जो रिएक्शन दी थी C+O2, इसका मतलब जितनी भी दहन अभिक्रियाएं हैं वो उष्मा सेपी अभिक्रियाएं होती है, क्योंकि अपने बताया कार्बनिक पदार्थों को अपन जलाते हैं तो CO2 और ऊर्जा का निर्माण होता है। इसका मतलब जब पहली रिएक्शन संयोजन में थी C+O2 टू गिव CO2 प्लस उष्मा या ऊर्जा। एक बात अपने को यह समझना है कि जो ऊर्जा, कार्य और उष्मा तीनों एक ही चीज होती है। तो जब अपन ऊर्जा भी बोल सकते हैं, कार्य भी बोल सकते हैं और उष्मा भी बोल सकते हैं। इन तीनों का जो मात्रक होता है वो भी सेम होता है और जूल होता है। तो जब संयोजन अभिक्रिया संपन्न होती है तो ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। तो ये थोड़ा सा समझने के लिए संयोजन अभिक्रिया का ही एक पार्ट होता है, उसे अपन उष्मा सेपी अभिक्रिया कहते हैं। तो उष्मा सेपी अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उष्मा का उत्सर्जन होता है वह उष्मा सेपी अभिक्रिया होती है। तो जितनी भी अपन उष्मा सेपी अभिक्रिया है उसके बारे में बात करते हैं। तो पहली रिएक्शन है कि जो पहली रिएक्शन है वह है उष्मा सेपी। तो जो पहली है C+O2। अब यह संयोजन अभिक्रिया भी है और उष्मा सेपी अभिक्रिया भी है। तो यह C+O2 टू गिव CO2 प्लस H2, CO2 प्लस ऊर्जा। और अपन जब फोर्थ चैप्टर में बात करते हैं कि जितने भी हाइड्रोकार्बन का अगर अपन दहन करते हैं तो एक बात याद रखनी है कि जितने हाइड्रोकार्बन का अगर दहन करेंगे तो CO2 H2O और ऊर्जा का निर्माण होता है। इसका मतलब जब हाइड्रोकार्बन CH4 प्लस O2 तो क्या बनेगा CO2 प्लस H2O प्लस ऊर्जा। अब अपने को यह भी बात समझना है कि हाइड्रोकार्बन का अगर अपन दहन करेंगे तो CO2 H2O व ऊर्जा प्राप्त होगी। फिर उसके बाद में अगर अपन देखें कि C6H12O6 प्लस O2, मैंने पहले भी ये बात बता दी कि हाइड्रोकार्बन का अगर अपन दहन करते हैं, तो दहन करने के पश्चात अपने को CO2 H2O और ऊर्जा प्राप्त होती है। अब ये जब CO2 प्लस H2O ये भी एक हाइड्रोकार्बन है, क्यों?
क्यों हाइड्रोकार्बन में वही यौगिक होते हैं जिसमें कार्बन व हाइड्रोजन हो, तो ये भी क्या है हाइड्रोकार्बन है, और इसमें भी क्या होगा CO2 प्लस H2O प्लस ऊर्जा का निर्माण होगा। और ये अभिक्रिया अपने शरीर में माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है। इसका मतलब यह जब ग्लूकोज का विखंडन होता है, ग्लूकोज का विखंडन होता है या ग्लूकोज का दहन होता है, तो उसमें जो रिएक्शन बनती है वो बनती है CO2 प्लस H2। इसका मतलब इसमें ऊर्जा का उत्सर्जन हो रहा है, इसमें ऊर्जा का उत्सर्जन होता है, तो ये रिएक्शन क्या हो गई ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया होती है। तो यहां से अपने को थोड़ा सा एक क्वेश्चन पूछते हैं कि श्वसन एक ऊष्माक्षेपी प्रक्रम है या श्वसन एक ऊष्माक्षेपी प्रक्रम है या ऊष्माशोषी, तो अपना उत्तर क्या आएगा कि एक ऊष्माक्षेपी प्रक्रम है। क्यों? क्योंकि जब अपन ग्लूकोज का दहन करते हैं या ग्लूकोज का विखंडन करते हैं तो अपने को CO2 H2O ऊर्जा प्राप्त होती है, इसे अपन क्या बोलते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। और मैंने यह भी बताया कि जब भी अपन बिना बुझे हुए चूने को जब अपन जल में मिलाते हैं, बुझाने के लिए जल में मिलाते हैं, तो क्या बनता है CaOH का होल ट्वाइस बुझा हुआ चूना प्लस उष्मा, ये जो उष्मा है या ऊर्जा है यह जल के रूप में प्राप्त होती है, भाप के रूप में प्राप्त होती है। तो इसका मतलब ये जो अभिक्रियाएं हैं ये सब अभिक्रियाएं ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं होती है। यह एक वियोजन संयोजन का ही पार्ट होता है, क्योंकि जब संयोजन अभिक्रिया संपन्न होती है तो उसमें ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। अब अपन पढ़ेंगे वियोजन का पार्ट। वियोजन का एक पार्ट होता है ऊष्माशोषी। तो जब ऊष्माक्षेपी का जो विलोम होता है ऊष्माशोषी, उसमें क्या होता है कि उस ऊर्जा या उष्मा का क्या होता है अवशोषण होता है। तो अपन अब आगे पढ़ेंगे ऊष्माशोषी। ऊष्माशोषी वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का अवशोषण किया जाता है, उसे ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। तो अपने को थोड़ा सा ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी में थोड़ा सा कंफ्यूज हो तो अपने को क्या समझना है कि इसको लिखना है शोषी, इसमें शोषी है तो अवशोषण वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उष्मा या ऊर्जा का अवशोषण होता है। तो इसमें शोषी एक शब्द आ रहा है, इसमें भी शोष आ रहा है, तो ये दोनों जो रिएक्शन को अगर शब्द को देखें तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उष्मा का अवशोषण होता है उसे ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। अब ऊष्माशोषी अभिक्रिया में अपने पहला देखा था उष्मीय वियोजन। उसमें क्या होता था कि जब कैल्शियम कार्बोनेट को उष्मा देके उसका क्या करते थे अपन विखंडन करते थे। तो अपन क्या करेंगे पहला जो रिएक्शन है वो पढ़ेंगे CO3 का विखंडन, और इसको क्या करेंगे उष्मा देंगे, क्या देंगे उष्मा या डेल, जिसको डेल भी कहते हैं। यह टूटेगा और ये किसमें टूटेगा CaO प्लस CO2, ये रिएक्शन में यह टूट जाएगा, CaO प्लस CO2 में ये टूट जाएगा। फिर उसके बाद में जितनी भी जैसे ये जो वियोजन अभिक्रिया और पार्टी प्रकाश से अपघटन अभिक्रिया, इसमें क्या है जैसे AgBr है या AgCl है, उसको क्या करते हैं अपन सूर्य का प्रकाश देते हैं, सूर्य का प्रकाश, और ये क्या करता है सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा का अवशोषण करता है और किसमें टूट जाता है Ag प्लस Br2। इसका मतलब ये भी है क्या है ऊष्माशोषी अभिक्रिया होती है, ऊष्माशोषी अभिक्रिया होती है। अब वियोजन के बाद में अपन ऊष्माशोषी की और भी बात करें कि और कौन सी थी NaCl वाली थी। NaCl में उसको ऊर्जा देने के लिए अपन क्या करेंगे विद्युत ऊर्जा देंगे, उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, विद्युत ऊर्जा देंगे और उसमें क्या हो जाएगा NaCl प्लस विद्युत धारा, ये विद्युत ऊर्जा भी है विद्युत धारा, और इसमें देने के बाद क्या मिलेगा Na प्लस Cl2,
Na+Cl2। तो मैंने जो दोनों अभिक्रिया बताई संयोजन और वियोजन का ही पार्ट है। तो ये जो दोनों अभिक्रियाएं हैं उष्मा सेपी और उष्मा शोषी। उष्मा सेपी अभिक्रिया वे होती है जिसमें उष्मा का उत्सर्जन होता है। उष्मा शोषी अभिक्रिया वे होती है जो उष्मा का अवशोषण होता है। तो मैंने दोनों अभिक्रियाएं तो बता दी। अब आगे अपन रेडॉक्स अभिक्रिया के बारे में पढ़ेंगे। तो अपने क्या पढ़ना है, उपचयन या ऑक्सीकरण अभिक्रिया। तो जो अगली रिएक्शन है वो है उपचयन या ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ऑक्सीकरण, अगर इसका नाम देखें तो ऑक्सीकरण और उपचयन वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का योग होता है। ऑक्सीजन का योग होता है उसे ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। मतलब कहने का मतलब वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का योग होता है उसे क्या बोलते हैं, ऑक्सीकरण अभिक्रिया बोलते हैं। जितने भी धातुएं हैं अगर उसकी अपन ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराए, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करें तो वो धातु ऑक्साइड प्राप्त करती है। तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया के लिए अपने क्या करना है कि Cu की अभिक्रिया जब मैं O2 के साथ करवाता हूं, ऑक्सीजन के साथ करवाता हूं तो बनता है CuO जो कि एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है। जैसे ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है, इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन का योग होता है। तो इसका मतलब अपचयन अभिक्रिया उपचयन अभिक्रिया वह अभिक्रिया होती है जिसमें ऑक्सीजन का योग होता है। फिर इसके बाद में अपन और भी उदाहरण, जैसे ऑक्सीकरण है, ऑक्सीकरण के बाद में और उदाहरण लेंगे जैसे Mg+O2 2 gives MgO। तो ये जो रिएक्शन है, ये जो दोनों रिएक्शन है, तो ये जो रिएक्शन है तो ये एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है। अब ऑक्सीकरण अभिक्रिया बाद में, पर ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो गई, ऑक्सीकरण अभिक्रिया बाद में पढ़ेंगे अपन अपचयन अभिक्रिया। क्या पढ़ेंगे, अपचयन अभिक्रिया। जब अपचयन अभिक्रिया की बात करते हैं तो उसका में क्या होता है कि इसमें हाइड्रोजन का योग होता है। किसका योग होता है, हाइड्रोजन का योग। तो इससे ये तो उपचयन है, इसमें तो ऑक्सीजन का योग होता है, और अपचयन में हाइड्रोजन का योग होता है। तो अपचयन अभिक्रियाएं वे अभिक्रिया होती है जिसमें हाइड्रोजन का योग होता है, उसे अपन अपचयन अभिक्रियाएं कहते हैं। तो इसका उदाहरण देखते हैं। इस अभिक्रिया को अपन अपचयन अभिक्रिया या हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया भी कह सकते हैं। क्यों, क्योंकि हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया 4th चैप्टर में भी है। तो अपने को वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन का योग होता है उसे हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया या अपचयन अभिक्रिया कहा जाता है। अब इसमें कहने का मतलब वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन का योग होता है और ऑक्सीजन की कमी होती है उसे अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। तो अगर अपन एथीन की अभिक्रिया CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2, अब इसमें अगर निकेल तथा पैलेडियम उत्प्रेरक की उपस्थिति में होगी, भाई निकेल तथा पैलेडियम ये दोनों उत्प्रेरक होते हैं, इसकी उपस्थिति में ये रिएक्शन होगी और बनेगा एथेन CH3CH3 यह अभिक्रिया होगी जो निकेल तथा पैलेडियम की उपस्थिति में होती है। और एक वनस्पति तेल से अगर H2 करें तो यह अभिक्रिया यह भी निकेल तथा पैलेडियम की उपस्थिति में होती है और इससे क्या बनता है, वनस्पति घी। अब ये दोनों रिएक्शन हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया की है। अगर अपन इसको ये भी एक रिएक्शन हाइड्रोजनीकरण है जिसके वेबर प्रक्रम बोलते हैं। N2 plus H2 2 gives 2NH3 तो अपने यहाँ पे 3 लगा दो, संतुलित हो जाएगी। तो यह जो अभिक्रिया है यह हेबर प्रक्रम है, यह उत्कर्ण अभिक्रिया भी होती है। लेकिन यहाँ पे मैंने निकेल और पैलेडियम उत्प्रेरक बोला है
तो उत्प्रेरक क्या होता है? उत्प्रेरक वे पदार्थ होते हैं जो रासायनिक अभिक्रियाओं के वेग में परिवर्तन कर देते हैं, वेग में परिवर्तन कर देते हैं, उसकी गति को बढ़ा देते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? उन्हें उत्प्रेरक कहा जाता है। तो यह अभिक्रिया है। अगर अपन इसकी एक और रिएक्शन देखें तो CuO की अभिक्रिया अगर मैं हाइड्रोजन के साथ करवाऊं तो क्या बनेगा? Cu प्लस H2O, Cu प्लस H2O। ये रिएक्शन में हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया होती है। यह अभिक्रिया भी है। तो मैंने दोनों रिएक्शन बताई, एक तो ऑक्सीकरण और एक हाइड्रोजनीकरण, एक तो अपचयन एक उपचयन। अगर ऑक्सीकरण की बात करें तो ऑक्सीकरण को ही उपचयन कहा जाता है, ऑक्सीकरण को ही उपचयन कहा जाता है। यह एक, अब ऑक्सीकरण है तो इसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होगी, और हाइड्रोजनीकरण है उसमें हाइड्रोजन की वृद्धि होगी। तो अब अपन दोनों रिएक्शन के बाद में पढ़ते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। देखो, रेडॉक्स अभिक्रिया वे अभिक्रिया होती है जिनमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों अभिक्रियाएं होती है, उन्हें रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। तो इसको थोड़ा सा रेडॉक्स अभिक्रिया के लिए ऑक्सीकरण व अपचयन, ऑक्सीकरण व अपचयन या उपचयन प्लस अपचयन दोनों होती है। तो अपने को क्या करना? उपचयन और एक होता है अपचयन। अपचयन, इन दोनों अभिक्रियाओं को जब दोनों का सम्मिलित रूप देखते हैं तो इन दोनों अभिक्रिया को ही रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों साथ होते हैं वो क्या होती है? वो क्या होती है? रेडॉक्स अभिक्रिया होती है। अब जब रेडॉक्स अभिक्रिया की बात करते हैं तो रेडॉक्स अभिक्रिया में Zn की अभिक्रिया अगर मैं उदाहरण में दे, Zn की अभिक्रिया अगर मैं CuSO4 के साथ करूं तो क्या बनेगा? ZnSO4 प्लस Cu। इस अभिक्रिया में Zn का तो ऑक्सीकरण हुआ या उपचयन होगा, और CuSO4 का अपचयन हुआ। अब वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण व अपचयन दोनों होते हैं उन्हें रेडॉक्स अभिक्रिया कहा जाता है। फिर उसके बाद में अपन क्या करेंगे? एक और रिएक्शन देखते हैं, MnO2 प्लस HCl। इस रिएक्शन को करते हैं तो क्या बनेगा रे भाई? MnCl2 प्लस H2O प्लस Cl2 प्लस Cl2। अब इस रिएक्शन को देखते हैं तो क्या बनता है कि MnCl2 प्लस H2O प्लस Cl2। तो इसमें ऑक्सीजन दो, यहां पे पहले ऑक्सीजन 2 था, इसमें तो इसका क्या हो गया? इसका क्या हो गया? अपचयन हो गया। क्या हो गया? अपचयन। और इसमें क्या हो गया? इसका क्या हो गया? ऑक्सीकरण। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अपचयन और ऑक्सीकरण दोनों साथ हो उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहा जाता है। तो इस अभिक्रिया में अपने को ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों अभिक्रिया हो रही है। तो यहां से अपने को यह थोड़ा सा ध्यान रखना है कि एक आता है ऑक्सीकारक। क्या आता है? ऑक्सीकारक। एक आता है ऑक्सीकारक, एक आता है अपचयक। इसको अगर अपने को ऑक्सीकारक और अपचय को समझना है, ऑक्सीकारक व अपचय को समझना है तो क्या करना है कि ऑक्सीकारक या अपचयक समझना है तो अपने को क्या करना है कि पहले अपने को अगर ऑक्सीकारक व अपचयक चाहिए, ऑक्सीकारक व अपचयक चाहिए तो अपन क्या करेंगे कि ऑक्सीकारक और अपचय को पकड़ने के लिए अपने को क्या करना है, उसको समझने के लिए कि हमेशा ऑक्सीकारक व अपचय, ऑक्सीकारक व अपचय दोनों हमेशा अभिकारक में से लेने हैं।
अगर अपने को ऑक्सीकारक व अपचायक समझना है, ऑक्सीकारक व अपचायक समझना है, अगर अपने को ऑक्सीकारक व अपचायक समझना है तो हमेशा अभिकारक में से लेना है, अभिकारक में से लेना है। तो अगर ऑक्सीकारक व अपचायक है तो इसमें देखने से पता चल रहा है कि अगर ऑक्सीकारक समझना है तो अपने क्या करना, जिसका अपचयन होता है, जिसका अपचयन होता है, जिसका अपचयन होता है उसको क्या करेंगे अपन ऑक्सीकारक बोलेंगे। कहने का मतलब है कि पहली बात तो अपने को अगर ऑक्सीकारक और अपचायक समझना है तो क्या करना है, हमेशा अभिकारक में से लेना है। दोनों अभिकारक में से आएगा अपचायक या ऑक्सीकारक, जिसका ऑक्सीकरण होता है वो तो अपचायक होगा, उल्टा जिसका ऑक्सीकरण होता है वो तो अपचायक होगा, और जिसका अपचयन होता है वो ऑक्सीकारक होगा, वह ऑक्सीकारक होगा। तो अपने का जब इसको देखते हैं HCl, इसका जब ऑक्सीकरण हुआ तो वो H2O में हुआ, H2O में हुआ। देखो इसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही, इसका मतलब इसमें ऑक्सीकरण हो रहा है। तो अब इस दोनों रिएक्शन में आपने क्या करना है, ऑक्सीकारक व अपचायक ढूंढना है, ऑक्सीकारक व अपचायक ढूंढना है। तो ऑक्सीकारक क्या है, इस रिएक्शन में देखने से यहां पे अपचयन आ रहा है, तो मैंने बताया कि ऑक्सीकारक क्या होता है, पहली बात तो अभिकारक में से लेना है, और जिसका अपचयन हो रहा है, जिसका अपचयन हो रहा है, इसमें अपचयन किसका हो रहा है, इसका हो रहा है, तो ये क्या हो गया, ऑक्सीकारक हो गया। और इसमें इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है, तो यहां पे क्या हो गया रे, अपचायक, ये क्या हो गया, अपचायक। और ये जो रिएक्शन है नीचे वाली, इसमें अगर ऑक्सीकारक पूछे तो इसका तो ऑक्सीकरण हो रहा है, तो ये अगर ऑक्सीकरण हो रहा है तो ये हो गया अपचायक। अगर इसका ये अपचायक हो गया, अगर इसका अपचयन हो रहा है तो ये हो गया ऑक्सीकारक। वह रासायनिक अभिक्रिया, मतलब ऑक्सीकारक क्या होता है, ऑक्सीकारक वे होते हैं जिनमें ऑक्सीजन त्यागने की क्षमता होती है, वो ऑक्सीकारक होते हैं। तो यहां से अपने को अगर ऑक्सीकारक भी पूछे तो पहली बात तो ये रखना याद कि ऑक्सीकारक हमेशा अभिकारक में से लेना है। जिसका ऑक्सीकरण होता है, इसमें किसका ऑक्सीकरण हो रहा है, इसका तो HCl क्या है, इसमें अपचायक है, और इसमें ऑक्सीकारक ऑक्सीकरण हो रहा है, मतलब इसका अपचयन हो रहा है, तो ये MnO2 ऑक्सीकारक होता है। तो अपने को यह बात भी समझे ऑक्सीकारक क्या होता है, ऑक्सीकारक वे होते हैं जिनमें ऑक्सीजन त्यागने की क्षमता होती है, वो ऑक्सीकारक कहलाते हैं। तो अब अपन ऑक्सीकारक के बाद में पढ़ेंगे, लास्ट टॉपिक है अपना कि संक्षारण क्या है, संक्षारण। अब जब अपन संक्षारण की बात करते हैं तो जब संक्षारण की बात करते हैं तो संक्षारण में क्या होता है कि धातुएं धातुएं अपने आसपास के वातावरण में अम्ल या आर्द्रता से अभिक्रिया करके उस पे परत आ जाती है, एक ऑक्साइड की परत आ जाती है, तो उसे क्या बोलते हैं, संक्षारण कहते हैं। संक्षारण का मतलब क्या, धातुएं वायु में उपस्थित आर्द्रता या अम्ल से अभिक्रिया करके क्या हो जाती है, संक्षारित हो जाती है। तो जब अपने संक्षारित हो गए तो संक्षारित के क्या करना है, पहली बात तो संक्षारण की पूछे तो धातुएं अगर फेरस पे अगर जंग लगती है उसे भी बोलते हैं जंग। ये क्या, लोहे पे भूरे रंग की जंग आती है, भूरे रंग। अगर कॉपर की बात करें तो हरे रंग की आती है, और अगर चांदी की बात करें तो काले रंग की आती है। तो अब अपने को क्या करना है कि फेरस एक्चुअल में देखा जाए तो फेरस जल के साथ अभिक्रिया नहीं करता है, लेकिन ये भाप के साथ अभिक्रिया करता है। तो जब फेरस की अभिक्रिया भाप के साथ कराई जाती है या जल के साथ कराई जाती है या O2 की उपस्थिति में कराई जाती है तो उस पर भूरे रंग की परत आती है, भूरे रंग की परत आती है। फिर उसके बाद में अगर भूरे रंग की परत आती है उसके बाद कॉपर क्या आता है, वायुमंडल में
कॉपर पे अगर काले रंग की भी आती है, हरे रंग की भी आती है। अगर वायुमंडल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करता है, वायुमंडल में अगर ये कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करता है तो ये क्या भूरे रंग की परत बनाता है। कहने वाला अगर Cu प्लस CO2 तो क्या बनाएगा CuCO3 और ये हरे रंग का होता है। और अगर अपन चांदी की बात करते हैं, चांदी क्या है, सल्फाइड के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाती है Ag2S। Ag2S इसका मतलब अगर चांदी पे आपको पूछे कि चांदी पे काले रंग की परत किसके कारण आती है, सल्फाइड के कारण आती है। अगर अपने को संक्षारण से बचना है, अगर अपने को संक्षारण से बचना है तो क्या करते, धातुओं पे पेंट, ग्रीस या गैल्वेनाइज मतलब दूसरी धातुओं की परत चढ़ाना, एल्यूमिनियम ऑक्साइड की परत चढ़ाना, है ना, यह सतलेपन करना, जस्ते की परत चढ़ाना, इन सभी से इसको बचाया जा सकता है। फिर उसके बाद में आता है विकृत गंधिता। अब जो अगला टॉपिक है अपना विकृत गंधिता। विकृत गंधिता क्या है कि जो खाद्य पदार्थ जो वसीय युक्त या तेलीय युक्त होते हैं उनको लंबे समय तक अगर अपन वायु में खुला छोड़ देते हैं, वायु में खुला छोड़ देते हैं तो वो वायु में क्या होते हैं, वायु से ऑक्सीकृत हो जाते हैं और खाने योग्य पदार्थ नहीं रहते हैं, इसे विकृत गंधिता कहते हैं। इसके बचाव के लिए जितने भी लंबे समय तक रखना है तो जितने भी पैकेट वगैरह आते हैं उनमें क्या है, एक नाइट्रोजन गैस भरी रहती है, उसे विकृत गंधिता कहते हैं। और जितने भी अपने को पूछ ले कि भाई जैसे कि आलू की चिप्स की थैली है उसमें कौन सी गैस भरी रहती है, उसमें नाइट्रोजन गैस भरी रहती है। अब अपना जो फर्स्ट चैप्टर है यहीं कंप्लीट होता है। फिर अब अपन अगला चैप्टर सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे। उससे पहले अपन क्या करेंगे, एक बार रिवीजन करेंगे कि भाई फर्स्ट चैप्टर में कितने टॉपिक है, मतलब कौन सी रिएक्शन है उसके बारे में वापस पढ़ेंगे। तो धन्यवाद।